हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसके अंदर हम रिवाइज करेंगे सभी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। ये पार्ट 1 वीडियो है, ये वीडियो पार्ट्स में आएगी। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तक का टारगेट लेके चलेंगे। तो शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के साथ। पहले जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करके चलनी है। कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी? सारी की सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको डिस्क्लोज करके चलनी है एट वन प्लेस। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये सभी एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल है। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड जो अडॉप्ट होते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे गुडविल को अमोर्टाइज करना, ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन गुडविल कितनी लाइफ में अमोर्टाइज होगी, ये हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट है। डेप्रिसिएशन के लिए क्या लाइफ ली जाएगी, क्या मेथड लिया जाएगा, ये हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट है। तो इस पे बड़ी बहस रहती है। इस स्टैंडर्ड से जो सवाल पूछा जाता है, आपके एमटीपी में भी इसी बेस पे सवाल आया था कि क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी और क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो हमेशा ध्यान रखना कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कि आपने कोई मेथड चूज कर रखा है कि आप किस तरीके से ये वाला काम करते हो, या फिर आपने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक अकाउंटिंग पॉलिसी बना रखी है कि आप हमेशा पुरानी इन्वेंटरी के ऊपर प्रोविजन बनाते हो। ये प्रोविजन बनाना आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से ये प्रोविजन, या आपके कंपनी को देखते हुए ये प्रोविजन जरूरी है, क्योंकि आपकी इन्वेंटरी जल्दी जल्दी बदलती रहती है, तो ऑब्सोलीट हो जाती है। इस वजह से आपने प्रूडेंट लगा के वो पॉलिसी का चयन कर रखा है। लेकिन ये प्रोविजन का अमाउंट आप निकालोगे कैसे? ये प्रोविजन का अमाउंट आप किसी की हेल्प लेके निकालोगे जो एक्सपर्ट है, या पुराने 12 महीने 13 महीने दो महीने 2 साल की इन्वेंट्री जो बिक नहीं रही है, उसको बेस मान के ये प्रोविजन निकालोगे? तो इसको कैलकुलेट करना इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपने कह रखा है कि आप गुडविल को अमोर्टाइज करोगे, बढ़िया बात है, लेकिन कितनी लाइफ में करोगे, ये क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट बेसिकली क्या होते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि ये एग्जैक्टली इतना ही आएगा। जैसे डेप्रिसिएशन आप नहीं बता सकते कि इस पीरियड में मेरी एसेट की कंजम्पशन इतनी ही हुई है, ये आप नहीं बता सकते। तो ये आपको एस्टिमेट करना पड़ता है कि हाँ, इतनी 10 लाख की एसेट है, हम इक्वल यूज करेंगे इस एसेट का। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ज्यादा बाद में कम, हम ऑन अ प्रोपोर्शन इवन यूज करेंगे इस एसेट का। तो 10 साल की लाइफ है, तो इसको 10 साल में डिवाइड कर दो, मोटे मोटे तौर पर उतना ही कंजम्पशन हुआ होगा इस एसेट का। तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है? आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड reliably are sometimes estimated. Example, calculation of depreciation. Therefore, change in depreciation method is a change in accounting estimate. depreciation method में चेंज तो छोड़ो, लाइफ को बदल दिया तो वो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है। रेजिडुअल वैल्यू को बदल दिया तो वो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है। स्टॉक वैल्यूएशन, एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। स्टॉक को आप किस तरीके से वैल्यू करते हो, ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है। उस वैल्यूएशन का मेथड आपने कौन सा चूज कर रखा है, वो भी एक आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है। गुडविल को अमोर्टाइज करना भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन कितनी लाइफ में अमोर्टाइज करना, वो लाइफ क्या है, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट है। फिर आप कैसे सिलेक्ट करते हो अकाउंटिंग पॉलिसी को? तो उसके लिए 3 फैक्टर हैं। प्राइमरी फैक्टर्स कौन से हैं कि भैया आपको ट्रू एंड फेयर व्यू का ध्यान रखना है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएं। ये हमेशा ध्यान रखना। ये आप चाहे फाइनल में जाओ, इंटर में पढ़ो, कोई भी दुनिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लो, वो सभी इस पे बेस्ड हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ही दिखाएं। सेकेंडरी कंसिडरेशन, जैसे प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या है कि प्रूडेंस, आपको जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चयन करना है तो आपको सिर्फ उसके सब्सटेंस पे नहीं जाना, आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ध्यान रखना है। प्रूडेंस का मतलब बेसिकली क्या है कि आपके भविष्य के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री अगर आपने बनाया, तो वो आपका भविष्य का लॉस है। जब आपको पता चलेगा कि इन्वेंट्री अब बिकने लायक नहीं है, तो वो आपका भविष्य का लॉस है, लेकिन आप रिकॉग्नाइज उसे अभी कर रहे हो। तो उसमें आपको प्रूडेंस का ध्यान में रखना है कि भविष्य के लॉसेस को आप अभी रिकॉग्नाइज करो, लेकिन इनकम को रिकॉग्नाइज मत करो। फिर उसके बाद आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। वो एक बच्चे ने लाइव में सब्सटेंस ओवर फॉर्म लिख दिया तो मैं कंफ्यूज हो गया। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप चूज करोगे वो एक्चुअली में ट्रांजैक्शन को दिखाए कि क्या ट्रांजैक्शन घटित हुई है, ना कि उन कागजों को दिखाए जिन कागजों के बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन घटित हुई है। जैसे आप AS9 के अंदर सेल एंड रीपरचेज पढ़ते हो, तो आप कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते,
क्योंकि वो कागजों पे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, तो आप ब्याज बुक करते हो। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। AS 19 इज ऑल्सो सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फिर उसके बाद सभी मटेरियल आइटम्स पे आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी होती है। फिर एक फंडामेंटल फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, जो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है: गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आपको हम मानते हैं कि आप फॉलो कर रहे होगे, लेकिन अगर ये नॉट फॉलोड है तो आपको डिस्क्लोजर देना होता है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी जो कंपनी है फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलेगी। अक्रूवल का मतलब है कि आप पीरियड एक्सपेंसेस को उसी पीरियड में बुक करते हो, नॉट ऑन पेमेंट बेसिस। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो। फिर डिस्क्लोजर क्या है कि सभी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको डिस्क्लोज करके चलना है एक ही जगह पे, एट वन प्लेस। आपको एक ही जगह पे डिस्क्लोज करके चलना है। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हो तो उसका रीजन फॉर चेंज आपको देना है और क्वांटिफाइबल इंपैक्ट देना है। रीजन क्या क्या हो सकता है? लॉ में चेंज आ गया या बेटर प्रेजेंटेशन। क्वांटिफाइबल इंपैक्ट का मतलब क्या है कि भाई आपको ये बताना है कि कितना इंपैक्ट पड़ा इस चीज से। यदि हमने अपने किसी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर बदलाव कर दिया तो उससे मेरे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा। और अगर आप क्वांटिफाइबल इंपैक्ट नहीं निकाल पा रहे तो आपको फैक्ट को बताना है कि हमारे बस की नहीं है क्वांटिफाइबल इंपैक्ट को निकाल पाना। तो दिस इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अच्छा, अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर कोई चेंज करते हो तो आपको क्या करना होता है? तो इसकी डील करता है AS 5, जो कहता है कि कोई डिस्क्लोजर आपको नहीं देना, जो अभी हम करेंगे। ठीक, अब आते हैं अगले स्टैंडर्ड पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये सभी एंटिटीज पे लगता है, लेकिन किस पे नहीं लगता? WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगता। WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर की अगर कोई WIP पड़ी है उस पे भी ये नहीं लगता। AS 13 ऑल्सो डज शेयर बॉन्ड और डिबेंचर। अगर आपने शेयर बॉन्ड और डिबेंचर रख रखे हैं एज स्टॉक इन ट्रेड, तो क्या उस पे AS 2 लगता है? द आंसर इज नो, उस पे भी AS 2 नहीं लगता। क्या उस पे AS 13 लगता है? नो, AS 13 भी उसके ऊपर नहीं लगता। तो इनके ऊपर क्या लगता है? इनके ऊपर इंडस्ट्री के कस्टम लगते हैं। कस्टम मतलब जो पुराने तरीके जो चले आ रहे हैं वो लगते हैं, जो सिमिलर है करंट इन्वेस्टमेंट के प्रोविजन जो AS 13 में दे रखा है। तो शेयर डिबेंचर अगर आपने स्टॉक एंड ट्रेड पे रखा है तो उसके ऊपर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगता। प्रोड्यूसर इन्वेंट्री जैसे लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल और गैसेस, इनके ऊपर भी AS 2 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ये जनरली किस पे मेजर करे जाते हैं? NRV पे मेजर करे जाते हैं। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्री का मतलब है वो एसेट्स जो आपने रखी हुई हैं, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फिनिश गुड्स, हेल्ड फॉर हेल्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, रॉ मटेरियल आपने प्रोडक्शन के लिए रख रखी है, हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए रख रखी हैं। हमने इसका एग्जांपल लिया था क्या? वीर जी मलाई चाप। वीर जी मलाई चाप वाले ने जो रॉ पनीर रख रखा है वो भी उसकी इन्वेंट्री है, जो पनीर टिक्का बना करके रख रखा है वो भी उसकी इन्वेंट्री है, और पनीर टिक्का बनाने के लिए जो वो मसाले का जो वो पेस्ट बनाता है पनीर पे लगाने के लिए, वो भी अगर कुछ बचा हुआ है कंज्यूमेबल तो वो भी उसकी इन्वेंट्री है। तो ये वो तीनों कंडीशंस यहाँ पे हो जाती हैं। फिर आप इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करते हो? इनिशियली जब आप इन्वेंट्री को खरीद के लाते हो तो आप वैल्यू करते हो एट कॉस्ट। आपके पास दो मेथड और होते हैं, स्टैंडर्ड और रिटेल। सबसे ज्यादा ये वाला मेथड पूछा जाता है और काम भी प्रैक्टिकली यही वाला मेथड आता है। तो एक्चुअल कॉस्ट पे आप कैसे दिखाते हो इन्वेंट्री को? जो भी आपने जितने की भी आपने इन्वेंट्री खरीदी, परचेज कॉस्ट, उसमें अगर किसी टैक्सेस का आपको क्रेडिट मिल जाएगा तो वो आप माइनस कर देते हो। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आप ऐड कर देते हो। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर दो चीजें आती हैं, लेबर और ओवरहेड। लेबर भी आता है और ओवरहेड भी आता है। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड बोले तो दो तरीके की, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन पे चार्ज होते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड हायर ऑफ एक्चुअल और नॉर्मल पे चार्ज होते हैं। अगर कोई अंडर एब्जॉर्प्शन बच जाता है तो उसे क्या चार्ज करते हैं? P&L अकाउंट में डाल देते हैं। ओवर एब्जॉर्प्शन आता ही नहीं है क्योंकि आप हायर पे चार्ज कर रहे हो। लेकिन इन केस मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला कैसे आता है, उसमें ओवर एब्जॉर्प्शन भी हमने डील करा था सप्लीमेंट्री रेट के साथ। फिर फ्रेट इनवर्ड, अगर आपने कोई भाड़ा खर्च करा है वो उसके अंदर लग जाएगा। हमने एग्जांपल लिया था वीर जी मलाई चाप वाला। अगर वो पनीर खरीदने गया तो जितने का पनीर उसको पड़ा, अगर उस पनीर पे कोई टैक्स लगा हुआ है उसका क्रेडिट मिल जाएगा तो वो माइनस। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कब आएगा? ये पनीर टिक्के की कॉस्ट में आएगा कि जब उसने रॉ पनीर से पनीर टिक्के को बनाया
तो उसके वेरिएबल ओवरहेड लगे होंगे, गैस लगी होगी, फिक्स ओवरहेड रेंट जो उसने कंज्यूम कराया होगा अपनी दुकान का, वो भी हमने ऐड करवाया था। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन फिक्स फिनिश गुड्स के केस में आ जाएगा। फ्रेट इनवर्ड जो भी उसने भाड़ा इनकर करा दुकान से अपनी अपनी दुकान तक लाने में पनीर को, अगर को उसने इंश्योरेंस या बाइक कमीशन पे करी है कि किसी एजेंट को उसने हायर करा कि बढ़िया क्वालिटी का पनीर मिल जाए, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यदि उसको भारी मात्रा में पनीर खरीदने पे कोई डिस्काउंट मिल गया तो वो आप लेस कर दोगे। यहाँ पे कैश डिस्काउंट लेस नहीं हुआ है। कैश डिस्काउंट आपको डेटर्स पे की पेमेंट पे देना पड़ता है या क्रेडिटर्स की पेमेंट पे मिलता है, वो एक तरह का फाइनेंसिंग नेचर होता है, उसका कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड हो जाती है अगर कोई आपकी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट है तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल एसेट भी आप ऐड कर देते हो। यदि आपने इनटैंजिबल एसेट का अमोर्टाइज करा है, जिसको आपने यूज करा है अपनी इन्वेंटरी को प्रोड्यूस करने में, अगर वीर जी मलाई चाप वाले ने कोई ऐसा स्पेशल पनीर टिक्का बना रखा है जो सिर्फ वहीं मिलता है और उसका उस पे इंटेंजिबल्स आ रहे हैं जिसको यूज करके वो बना रहा है, तो उसका अमोर्टाइजेशन भी उसकी इन्वेंटरी की कॉस्ट में चार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया दो और मेथड है, जिसमें से एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड क्या होता है कि आपको पता होता है कि भाई, क्योंकि आप इतने टाइम से धंधा कर रहे हो तो आपको पता है कि आपकी इन्वेंट्री इतने रुपए की आती है, तो आप उस स्टैंडर्ड कॉस्ट पे उसको चार्ज कर देते हो। जो फ्यूचर में कम ज्यादा होती हैं चीजें, उसको हम या तो कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं इन्वेंट्री की, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ इन्वेंट्री सोल्ड। तो हमने ये मेथड देखा था। फिर एक आता है रिटेल मेथड। रिटेल मेथड के अंदर क्या होता है कि आप कहते हो कि जो भी आपका सेल प्राइस है उसमें से जो ग्रॉस मार्जिन अगर आप हटा दो तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन द कॉस्ट। फिर सब्सिक्वेंटली जब आपने अब वीर जी मलाई चाप वाला अप्रैल के अंदर पनीर और ले आया और उससे उसने प्रोड्यूस करके कुछ आधा बना हुआ पनीर टिक्का बनाया हुआ है और कुछ पूरा बना हुआ पनीर टिक्का बनाया हुआ है और 31 मार्च आ गई, तो अब वो अपनी फ्रिज में पड़ी हुई इन्वेंटरी को कैसे वैल्यू करेगा। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कंप्लीटेड पनीर टिक्का जो फिनिश गुड्स है, उसको वो कैसे वैल्यू करेगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो या तो वो उसको कॉस्ट पे दिखाएगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि पनीर टिक्का कल जो बिकेगा बासा बिकेगा तो कॉस्ट भी रिकवर ना होने की, तो वो एनआरवी पे दिखाएगा। फिर फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पे डिपेंड करते हैं रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन। यदि फिनिश गुड्स कॉस्ट पे वैल्यू हुए हैं तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे वैल्यू होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पनीर को कहाँ कंज्यूम हो जाना है, पनीर टिक्के के अंदर ही कंज्यूम हो जाना है। तो अगर आपको लगता है कि आप फिनिश गुड्स की कॉस्ट रिकवर करा जाओगे, वो बासा पनीर टिक्का कॉस्ट से ज्यादा ही बिक जाएगा, तो हम कहते हैं कि पनीर भी तो उस पनीर टिक्के में ही बिक जाएगा, तो वो भी कॉस्ट पे ही है। लेकिन अगर आप कहते हो कि फिनिश गुड जो है कॉस्ट पे ना बिकने का, क्योंकि एक दिन पुराना हो गया है तो सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो हम कहते हैं कि फिर भाई रो पनीर को भी हम शायद ना बेच पाए, तो उसको हम किस पे दिखाते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे वैल्यू हो रहे हैं तो। फिर उसके बाद एनआरवी आप कैसे निकालते हो, एनआरवी आप निकालते हो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू एनआरवी। फिनिश गुड्स के अंदर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जीरो हो जाती है तो वही उसकी एनआरवी निकल कर आ जाती है। ये फॉर्मूला आप डब्ल्यूआईपी में भी यूज कर सकते हो कि भाई डब्ल्यूआईपी की एनआरवी आप नहीं निकाल सकते, आधा बना हुआ पनीर टिक्का कौन ही लेगा। तो वो कहते हैं कि भाई पूरा पनीर टिक्का इतने का बन जाएगा, इसको बनाने में अभी इतनी कॉस्ट और लगेगी और बेचने की कॉस्ट इतनी है, तो शायद इस आधे बने हुए पनीर टिक्के की एनआरवी इतनी होगी। अच्छा, ये जो कॉस्ट है ये आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आइटम इंटरचेंजेबल है तो आप फीफो या फिर वेटेड एवरेज लगा सकते हो। अगर आइटम इंटरचेंजेबल नहीं है तो आपको सिम मेथड लगाना होता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। जैसे कि वो बहुत सारा पनीर टिक्का जो बचा हुआ है उसके अंदर वो वेटेड एवरेज लगा सकता है कि भाई ये मार्च का बचा हुआ है, ये फरवरी, ये उससे एक दिन पहले का बचा हुआ है, लेकिन वो सिम मेथड लगाएगा चाप के केस में और पनीर टिक्का के केस के अंदर। ठीक है, डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन कैसे होती है, सेम एज फिनिश गुड। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस का। तो नॉर्मल लॉस के अंदर आप क्या करते हो, आप अपनी इफेक्टिव कॉस्ट को बढ़ा लेते हो। कि भाई याद है आपको मैंने दूध का एग्जांपल लिया था कि अगर आप दूध लेकर घर आ रहे हो तो थोड़ा सा दूध आपने 100 रुपीज पे करे और 1 लीटर दूध लिया, आप जब घर आए तो आपने देखा कि कुछ दूध जो है गिर गया रास्ते के अंदर, तो आपके पास सिर्फ 90 ml ही पहुंचा, 90% ही पहुंचा, तो वो आपकी कॉस्ट जो है 100 नहीं होगी, वो 105 107 रुपए पर लीटर की बैठ गई, क्योंकि थोड़ा सा दूध रास्ते में गिर गया। तो दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, कि आपने उसकी कॉस्ट बढ़ा दी। आपने ये कहा कि मुझे 100 रुपए का पड़ा ही नहीं, मुझे एक्चुअली में कितने का पड़ा, 105। ये 105 क्या है, ये है इफेक्टिव कॉस्ट। फिर उसके बाद आती है बात एबनॉर्मल लॉस।
एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस के अगर आपने पूरा ही दूध घेर दिया, तो अगर मैं बोलूं आपके पास 1000 केजीज का इनपुट था, आपने बोला कि नॉर्मल लॉस मुझे 50 केजीज का हो जाता है, तो आपके पास 950 केजीज आना चाहिए। अगर आपके पास 900 केजीज ही आया, तो यानी कि 50 केजी का क्या हो गया? आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया। इससे आप कॉस्ट को नहीं बढ़ाते, इसको आप कहाँ चार्ज कर देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप चार्ज कर देते हो। 50 केजीज की कॉस्ट कैसे निकालोगे? आप 50 केजी की कॉस्ट निकालोगे 50 केजी इनटू इफेक्टिव कॉस्ट, इनटू इफेक्टिव कॉस्ट। इस तरीके से आप 50 केजीज की कॉस्ट निकालोगे। फिर उसके बाद आता है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि भाई आपने रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, वो एक से ज्यादा प्रोड्यूस हो गए, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हुए जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आपने शर्ट का, आपने कपड़ा खरीदा अपना सूट सिलवाने के लिए और आप दर्जी को दे आए, उसने आपको शर्ट पैंट और कोट सिल के दिया, आपने उसको कहा जो थोड़ा बहुत कपड़ा जो कटिंग आपने करी होगी गिर गया होगा वो भी मुझे थैली में डाल के दे दो, वो बिक जाएगा। तो अगर आप मान लो 1000 2000 रुपए का कपड़ा लेकर आए थे, और जो थोड़ा बहुत कपड़ा आप दर्जी से बचा हुआ लेकर आए वो 100 रुपए का बिक गया, तो आप क्या बोलोगे? आपको शर्ट पैंट और कोट कितने की पड़ी? 1900 रुपए की पड़ी। तो ये 1900 क्या है? ये है जॉइंट कॉस्ट। ये 1900 क्या है? जॉइंट कॉस्ट। ऑब्वियसली एक बच्चा कह रहा है कि दर्जी की कॉस्ट ऐड नहीं होगी, वो भी ऐड होगी, वो भी ऐड होगी ऑब्वियसली। 2000 में वो एडेड है, तो 1900 रुपए क्या है? आपके जॉइंट कॉस्ट है। अब इस अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको शर्ट कोट और पैंट कितने का पड़ा, तो आप उस 1900 को इन तीनों में बांटोगे, शर्ट में, कोट में और पैंट में। तो आपने जो 100 रुपीज माइनस करे उन छोटे छोटे टुकड़ों की सेलिंग प्राइस, वो क्या है? वो है बाय प्रोडक्ट। वो क्या है? वो है बाय प्रोडक्ट। और बाय प्रोडक्ट की एनआरवी आपने लेस कर दी, बाय प्रोडक्ट की एनआरवी आपने लेस कर दी। तो यही डायग्राम मैंने बना रखा है, यही मैंने क्लास में भी बनवाया था कि कॉस्ट डाली, यहाँ पे मशीनें चली, यहाँ से प्रोडक्ट निकल कर आए। ये जो जॉइंट प्रोडक्ट है ये मेन प्रोडक्ट है। पता कैसे चलता है कौन सा जॉइंट प्रोडक्ट है कौन सा बाय प्रोडक्ट है? तो पता ऐसे चलता है दोस्त कि अगर उसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू है तो वो जॉइंट प्रोडक्ट है, बिकने लायक है तो वो जॉइंट प्रोडक्ट है। अगर उसकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है तो वो क्या है? वो बाय प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद जॉइंट प्रोडक्ट को आप कैसे बांटते हो? आप बांटते हो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जो भी सेल वैल्यू है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट उस पर बांटते हो। सेल वैल्यू निकालते वक्त ध्यान रखना, आपको क्या करना है? आपको लेना है आउटपुट प्रोड्यूस, जो भी दोनों का, इनटू सेलिंग प्राइस, जो भी दोनों का सेलिंग प्राइस है, जो वैल्यू ये आएगी इसकी रेशियो में बांटना। गलती से भी जो सेल्स यूनिट है उसकी रेशियो में मत बांट देना, वो गलत हो जाएगा। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसकी सेलिंग वैल्यू क्या है, जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसकी सेलिंग वैल्यू क्या है, आपको उस पे बांटना होता है। और बाय प्रोडक्ट के केस में एनआरवी आप जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर देते हो नेट जॉइंट कॉस्ट निकालने के लिए। जॉइंट कॉस्ट क्या होती है? जो भी कॉस्ट आपने इनकर करी इन तीनों को प्रोड्यूस करने से पहले, उस मशीन में डालने के लिए, दर्जी की कॉस्ट, कपड़े की कॉस्ट, अगर आप रिक्शे पे लेकर आए थे कपड़ा उसकी कॉस्ट, आप रिक्शे पे गए थे दर्जी के पास उसकी कॉस्ट, हर एक कॉस्ट जो है, चाहे आपने जो भी किसी भी तरीके से इनकर करी, वो सारी की सारी जॉइंट कॉस्ट का पार्ट बन जाती है और बाय प्रोडक्ट की एनआरवी उसमें से रिड्यूस हो जाती है। कौन सी कॉस्ट आपकी पार्ट नहीं बनती इन्वेंट्री की? एडमिन ओवरहेड की कॉस्ट आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। एएस 10 के अंदर भी एडमिन ओवरहेड आपकी पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। एएस 26 के अंदर भी ये पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। सेलिंग ओवरहेड भी एएस 10 के अंदर आपकी पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। सिमिलरली सेलिंग ओवरहेड एएस 2 के अंदर भी तो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते। एबनॉर्मल लॉसेस भी आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते और ये एएस 10 में भी नहीं बनते। स्टोरेज कॉस्ट भी आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते। लेकिन अगर इन्वेंट्री इस नेचर की है कि उसको स्टोर करना जरूरी है, आप जरा, मैं आपको एक मेन लाइन दे देता हूं सभी कॉस्टिंग की, कि देखो जब आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो या आप बना रहे हो एज एन एसेट, तो उस पे लगने वाले सारे एक्सपेंडिचर ऐड होते जाएंगे जब तक वो एसेट या वो आइटम उस कंडीशन तक रेडी नहीं हो जाती जैसी आपको चाहिए। अगर मैं वाइन प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं चाहता हूं वो 5 सालों तक स्टोर रहे, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसको 5 सालों की तक स्टोर करने की कॉस्ट मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगी, क्योंकि मेरी इंटेंशन उसको 5 सालों तक रेडी करने की है। सेम प्रिंसिपल आप एएस 10 में भी लगाते हो, सेम बिल्कुल सेम प्रिंसिपल एएस 10 में भी लगाते हो। फिर आपको डिस्क्लोजर क्या क्या देना होता है? आपको क्लासिफिकेशन इन्वेंटरी का डिस्क्लोजर देना होता है अंडर फिनिश गुड्स और स्टॉक एंड ट्रेड और डब्ल्यूआईपी स्टोर्स एंड स्पेयर लूज टूल्स।
फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। पहले बात कर लेते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट पे। इस पे सवाल भी आया था एमटीपी के अंदर। तो ये कौन से इवेंट्स होते हैं जो बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ साइन तक होने वाले इवेंट। ये कौन से इवेंट होते हैं? ये होते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो ये वाले इवेंट जो हैं अगर आपको एविडेंसेस देते हैं कि भाई कंटिंजेंसी 31 मार्च तक एग्जिस्ट करती थी, तो आप इनको क्या कर देते हो? एडजस्ट कर देते हो। लेकिन अगर ये कोई ऐसा एविडेंस नहीं देते तो आप इनको क्या कर देते हो? इनको आप डिस्क्लोज करते हो बोर्ड की रिपोर्ट में। आप इनको डिस्क्लोज करते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कोई भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की रिपोर्ट में। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जैसे कि इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछा था कि 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट है और 25 जुलाई को उसकी डेट ऑफ साइनिंग है। यहां पर आपका नेगोशिएशन हुआ कोई कंपनी खरीदने का और यहां पर आपने कंपनी परचेज कर ली। तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? द आंसर इज नो, ये कोई भी एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, क्योंकि कोई कंटिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी कि आप खरीद लोगे। अब अगर आज मैं बात करने लग जाऊं कि शायद मैं गाड़ी खरीद लूंगा, तो 31 मार्च को आप मेरी बुक्स में गाड़ी तो पता दिखाने लग जाओगे। लेकिन हाँ, अगर नेगोशिएशन की जगह मैं यहाँ पे एग्रीमेंट कराता और यहाँ पर आके एग्रीमेंट अप्रूव हो जाता, तो फिर ये एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाता। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा था कि 31 मार्च और 25 जुलाई आपको चेक रिसीव हुआ यहाँ पर, आपके पर्सन को चेक रिसीव हुआ यहाँ पर, तो क्या मैं 31 मार्च को चेक इन हैंड दिखा दूं? द आंसर इज नो। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि अपने दिल से पूछो, क्या 31 मार्च को आपके पास चेक था? नहीं था। अगर यहाँ पर आपके किसी पर्सन को, मान लो यहाँ पे आपके सेल्स पर्सन को कंपनी के चेक रिसीव हो जाता, सेल्स पर्सन ने फाइनेंस वाले बंदे को अब चेक दिया, तो क्या हम इसको दिखाते? यस, तब हम इसको 31 मार्च में चेक इन हैंड करके दिखाते बैलेंस शीट के अंदर। फिर एक क्वेश्चन और पूछा था इंस्टीट्यूट ने 31 मार्च और 25 जुलाई। उन्होंने कहा कि यहां पर अर्थक्वेक आ गया और यहां पर डेटर में बैड डेट आ गया, यहाँ पे डेटर में बैड डेट आ गया, तो क्या इसको एडजस्ट करोगे? द आंसर इज यस, क्योंकि ये बैड डेट जो है ये एविडेंस दे रहे हैं कि अर्थक्वेक तो पहले ही आ चुका था, तो इसी की वजह से उसका दिवालिया निकला था। लेकिन अगर मान लो अर्थक्वेक भी यहाँ आए और डेटर का बैड डेट भी यहाँ हो, तब क्या आप इसको एडजस्ट करोगे? द आंसर इज नो, तब आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं पास करोगे। फिर उसके बाद बात होती है कंटिजेंसी की। सारी कंटिजेंसी किसके साथ डील होती है? एएस 29 के साथ। इसके साथ सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही बचा है बेचारे के पास, बाकी कुछ भी नहीं बचा है एएस 4 के पास। तो वो कहते हैं कंटिजेंसी क्या है? ऐसी कंडीशन या सिचुएशन जिसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, या तो फायदा या फिर नुकसान, दैट विल बी डिटरमाइन अपॉन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। जो भविष्य में पता चलेगा, अभी हमें नहीं पता, लेकिन उससे या तो नुकसान होगा या फायदा। अगर फायदा होगा तो क्या करो? इग्नोर। नुकसान होगा तो क्या करो? प्रोविजन। जो आप बनाते भी हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर गेन होगा तो नो ट्रीटमेंट, लॉस होगा तो, अगर रिमोट प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल कम चांसेस है, तो नो ट्रीटमेंट। प्रोबेबल चांसेस है, 50% से ज्यादा चांसेस है, तो प्रोविजन बना लो। रीजनेबल लॉस है लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता चल पा रहा, तो आप गिव नोट, यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दे दो। अच्छा, कोई भी चीज अगर आपके गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करे तो वो क्या है? हमेशा एडजस्टिंग इवेंट है। और प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा नॉन एडजस्टिंग, प्रपोज डिविडेंड ऑलवेज नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 की। नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस अराइज फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऑर्डिनरी एक्टिविटी बोले तो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, जैसे सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस। दीज आइटम, इनको आप कैसे प्रेजेंट करते हो? शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रेजेंट करते हो। ठीक। मटेरियल आइटम जैसे जिनका साइज और नेचर वाइज अगर वो ज्यादा मटेरियल है तो आप उनको अलग से डिस्क्लोज भी करते हो, जैसे डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होती हैं? प्रायर पीरियड आइटम्स में एरर और ओमिशन होना चाहिए और वो पिछले साल के होने चाहिए और इस साल उनका पता चलना चाहिए, यानी कि आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस जो पता चली है इन करंट ईयर, आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस इन करंट ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन, या तो कोई गलती होनी चाहिए या कोई भूल होनी चाहिए इन अर्लियर पीरियड। जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन की लाइफ गलत ले ली, जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन का रेट गलत ले लिया। एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन आपके आरटीपी में भी आया है, आपके आरटीपी में हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, रॉन्ग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन।
उसके अंदर उनके हेलीकॉप्टर खराब हो जाते हैं। इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है कि हाँ भाई हमारे हेलीकॉप्टर खराब थे, जिसकी वजह खराब हो गए, जिसकी वजह से हमारा प्रोविजन रिवाइज हो रहा है, तो क्या ये प्राइवेट आइटम है? तो क्योंकि पुराना प्रोविजन तो ज्यादा पे बना हुआ है, द आंसर इज नो, दिस इज कॉल्ड चेंज इन एस्टिमेट। ठीक। रेक्टिफिकेशन शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो दैट उसका इम्पैक्ट जो है परसीव हो सके। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वो है दोज आइटम विच आर मेजर्ड यूजिंग एस्टिमेट, एग्जांपल डेप्रिसिएशन और प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पीडीडी, चेंज इन लाइफ और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आइटम विच आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जैसे लॉस बाय फायर, विनिंग फ्रॉम गेन्स, डिस्क्लोज सेपरेटली इन P&L अकाउंट, डू नॉट ऑफसेट गेन और लॉस। भाई अगर आपको, जैसे इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एमटीपी में, उसमें AS4 और इसका मिक्स क्वेश्चन है। वो ये कहते हैं कि थेफ्ट हुआ था यहाँ पर और पता चला आफ्टर साइनिंग, तो हम क्या करें, एडजस्ट कर दें? द आंसर इज नो, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। यहाँ इसके बाद होने वाले सारे इवेंट नॉन एडजस्टिंग है, अनलेस एंड अनटिल गोइंग कंसर्न ही इनअप्रोप्रिएट हो जाए आपकी। ठीक। तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, नॉन एडजस्टिंग है, तो अब क्या करें? तो AS5 के हिसाब से वो क्या बन गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन गई। तो आपको इस साल उसको दिखाना पड़ेगा अपने P&L के अंदर एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मान लो इसी साल कोई गेन भी हो गया, आपकी लॉटरी लग गई, तो क्या इनको नेट कर दे गेन और लॉस को? द आंसर इज नो, ये गेन अलग दिखेगा, ये लॉस अलग दिखेगा। फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किस पे लगता है? ये कॉन्ट्रैक्टर की किताबों पे लगता है, यानी कि जो ठेकेदार है, जो ठेकेदार है, ये उसकी किताबों पे लगता है। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन हु अंडरटुक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन ऑन एसेट ओन्ड बाय अदर। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? वो एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी दूसरे की एसेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करता है। अगर मैं लैंड खरीद के उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना के बेचता हूं, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूं, मेरा काम बिल्डिंग्स खरीदना और बिल्डिंग बनाना और बेचना है। लेकिन अगर मैं आपके लैंड पे बिल्डिंग बनाता हूं और बिल्डिंग आप ही की रहती है, बस मैं अपने पैसे लेता हूं चला जाता हूं, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, तो मुझ पे AS7 लगेगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। अगर बनाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। ऑफ एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट, these are that are interrelated। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज और ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर आपने कोई आर्किटेक्ट की सर्विस ले ली उसके लिए, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। रिकॉग्निशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो? आप चेक करते हो कि क्या आउटकम आप मेजर कर सकते हो रिलायबली। अगर नो, अगर आप आउटकम मेजर नहीं कर पा रहे, तो आप कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो? टू द एक्सटेंट जो आपको रिकवर हो जाएगा। जो भी आपने खर्चा कर दिया और आपको लगता है आप रिकवर हो कर लोगे, वही आपका उस पीरियड का रेवेन्यू है। और कॉस्ट कितनी जो आपने इनकर कर दी है, वो सारी की सारी कॉस्ट आप रिकॉग्नाइज कर देते हो। अगर आपको लगता है कि आउटकम आप रिलायबली मेजर कर पा रहे हो, तो आप क्या लगाते हो? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाते हो, कि भाई कितना काम हो चुका है। इसको चेक करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है फिजिकल कंप्लीशन मेथड, कि आपने 4 माले की बिल्डिंग बनवानी है, 2 माले बन गए, 50% काम खत्म हो गया। दूसरा मेथड है टेक्निकल सर्वे, आप आर्किटेक्ट को बुला के ले आए या सिविल इंजीनियर को बुला के ले आए, भाई बता दे कितना परसेंट काम हुआ है, तो उससे भी आप कर सकते हो। तीसरा है प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड, जो आप एग्जाम में यूज करते हो सबसे ज्यादा, कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी और टोटल कॉस्ट कितनी लगी, तो जितनी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट लग चुकी है वही मेरा क्या है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, तो ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, कि भाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन इंटू 100, इससे क्या आ जाता है? आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाता है। फिर उसके बाद जब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले परसेंटेज कंप्लीशन निकालोगे, जो अभी अभी हमने डिस्कस करा। उसके बाद टोटल रेवेन्यू आपका कैसे निकलेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज। अच्छा, एक क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का आरटीपी के अंदर, जिसके अंदर एस्केलेशन गिवन है, तो जब भी एस्केलेशन गिवन होगा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे उसको लगाना होगा। पिछले साल आपने कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया था? ये आता है आपका वाईटीडी रेवेन्यू, ईयर टू डेट, यानी कि आज तक की डेट का रेवेन्यू। पिछले साल आपने कितना रिकॉग्नाइज कर लिया था, तो ये आपका आ गया इस साल का रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट जितनी आपने इनकर करी है, नहीं तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? परसेंटेज, आपकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, रिकॉग्नाइज इन प्रीवियस ईयर, तो वो करंट ईयर की आ जाएगी। इससे क्या आ जाता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस। एक चीज आपको हमेशा चेक करनी होती है, पैरा 35 का फोर्सिएबल लॉस।
कि भाई अगर आपको यही है प्रूडेंस, कि अगर आपको लगता है प्रूडेंस देखो, कि अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आपने गलत सौदा कर दिया, भाई जितने का आपको पैसा मिलना है और जितनी आपकी कॉस्ट लगनी है, कॉस्ट कहीं ज्यादा लगनी है, से आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस, कि वो कहते हैं कि वो अभी रिकॉग्नाइज कर लो। तो वो कैसे निकालोगे कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है माइनस टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है। अगर ये लॉस आ रहा है तो ही तो प्रूडेंस लगेगा। प्रॉफिट के केस में क्या कर दोगे, इग्नोर, इफ प्रॉफिट इग्नोर। और आपने पिछले साल कितना लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया था, तो उतना ही आप लॉस यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके चलोगे। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी आपने प्राइस अग्री कर रखा है, प्लस उसके अंदर यदि कोई एस्केलेशन है, इसी के ऊपर पॉइंट पूछा गया था, 5% का एस्केलेशन था सवाल के अंदर। अगर कोई क्लेम है, क्लेम आप कब जोड़ोगे, क्लेम आप जोड़ोगे अगर प्रोबेबल है कि कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा आपका क्लेम और अमाउंट को मेजर कर सकते हो रिलायबली। इंसेंटिव्स अगर आपको मिलने हैं, कस्टमर ने कहा कि वाह क्या काम करके दिया है, लो पकड़ो पैसे, तो वो आप कब रिकॉग्नाइज करोगे कि प्रोबेबल है कि स्टैंडर्ड आप मीट कर जाओगे, कि हाँ कस्टमर आपकी तारीफ कर देगा, ये आपको लगता है, प्रोबेबल होना चाहिए। और आप अमाउंट पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इतने रुपए मिल जाएंगे। पेनल्टीज अगर यदि कोई है तो वो माइनस कर दोगे। यदि कोई और वेरिएशन है, वेरिएशन को किस तरीके से डील करोगे, प्रोबेबल दैट कस्टमर विल अप्रूव एंड अमाउंट कैन बी मेजर रिलायबली, कि भाई जो भी आप वेरिएशन आपने करवाया है, पहले उसने बोला था दीवार 6 फुट की कर देना, उसने अब 8 फुट की करवा दी है, तो उससे आपके पैसे बढ़ जाएंगे ना। तो उस आपको लगता है कि वो अप्रूव भी कर देगा और जितने 2 फुट का एक्स्ट्रा खर्चा है वो भी आपको पता है कि कितना मिल जाएगा, तो आप वेरिएशन को ऐड करोगे। या फिर उसने 6 फुट की दीवार को 4 फुट करवा दिया है, तो आप उस तरीके से उसको रिड्यूस कर दोगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जैसे कि साइट की लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ हायर, कॉस्ट ऑफ डिजाइन। आपने कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन बनवाया जाके किसी प्रोफेशनल डिजाइनर से, तो वो भी कॉस्ट के अंदर, वो डायरेक्टली उसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है। आपने कोई प्लांट हायर कर लिया सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है। अगर आपने कोई मैनेजर हायर कर लिया जो सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा, प्रोफेशनल हायर कर लिया जो सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा, तो ये उसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है। फिर आती है अलोकेटेड कॉस्ट। अलोकेटेड कॉस्ट बोले तो आपने एक डिजाइनर अपने जॉब पे भी उठा रखा है, जो 10 प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन बनाता है, उसकी सैलरी को आप अलोकेट करोगे तो वो अलोकेटेड कॉस्ट में आ जाएगी। अगर आप इंश्योरेंस कराते हो, आपने एक ही साथ प्रीमियम पे कर दिया, आपने 12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 12 प्रोजेक्ट का एक ही साथ इंश्योरेंस पे कर दिया, तो उसकी अलोकेटेड कॉस्ट जो आएगी, मान लो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर की रेशियो में आप बांट रहे हो इंश्योरेंस की कॉस्ट को, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। फिर कोई भी स्पेसिफिक कॉस्ट अगर आपने इनकर करी है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। इफ एनी कॉस्ट इज चार्ज टू P&L वंस, इट कैन नॉट बी रिवर्स। ये बताओ, सेम लाइन एक और जगह लिखी हुई है AS 26 में, कि यदि आपने कोई भी कॉस्ट एक बार P&L के अंदर डाल दी तो वो वापस नहीं आ सकती। इस पे सवाल भी पूछा गया है MTP के अंदर, कि कंपनी को लगता है कि काम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो उन्होंने अपनी कॉस्ट P&L में डालना शुरू कर दिया, लेकिन सडनली काम हो गया और प्रोडक्ट डेवलप हो गया, तो वो चाह रहे हैं कि इसको PPI दिखा के कि पिछले साल का एरर था उसको कैपिटलाइज करा दे। तो वो आपसे पूछते हैं एज पर AS 26 बताओ कि क्या उसको कैपिटलाइज करवाओगे, तो द आंसर इज नो, आप उसको कैपिटलाइज नहीं करवाओगे। फिर उसके बाद एक्सक्लूडेड कॉस्ट कौन सी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अगर आपके प्लांट एंड मशीनरी आइडियल पड़े हुए हैं तो उसकी कॉस्ट भी आप हटा के चलोगे। फिर उसके बाद आता है सेगमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सिंगल एसेट इज इक्वल टू सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर आपने कोई एडिशनल एसेट कंस्ट्रक्ट करवाई है तो किस कंडीशन पे आप उसको एक सेपरेट एसेट मानोगे। तो एसेट डिफर सिग्निफिकेंटली इन डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड फंक्शन, प्लस प्राइस इज नेगोशिएट विदाउट रेफर टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कॉन्ट्रैक्ट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मल्टीपल एसेट्स हैं तो कंडीशंस क्या हैं, सेपरेट प्रपोजल दिया है आपने हर एक एसेट का, सेपरेट नेगोशिएशन आपने किया है, कस्टमर एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी पार्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और रेवेन्यू आइडेंटिफाइड है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ईच एसेट इज सेपरेट, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो कंसीडर इट एज अ सिंगल एसेट। मैनी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन क्या है, नेगोशिएट आपने करा है, बहुत सारे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, अब आपने सभी को एक ही पैकेज में नेगोशिएट कर रखा है और सभी आपस में रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब है सभी सिंगल एसेट हैं। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो सभी अलग अलग एसेट हैं। इसी तरीके से आपने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कर रखे, मल्टीपल एसेट्स बनवाई हैं, तो अगर मान लो हर एक एसेट का अलग प्रपोजल दिया है, हर एक एसेट का नेगोशिएशन अलग हुआ है,
कस्टमर किसी भी एसेट को रिजेक्ट कर सकता है और कॉस्ट और रेवेन्यू हर का अलग अलग है, और अगर ये सेटिस्फाइड है तो सारी एसेट अलग अलग है, अगर नहीं है तो सिंगल है। ठीक। फिर इसके ऊपर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आती है कि आप डिस्क्लोज करोगे कितना अमाउंट आपको कस्टमर से ड्यू है। तो वो कैसे निकालोगे? भाई आपने कहा कि आप कॉस्ट ले लोगे, कॉस्ट इनकर्ड प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट, तो इन दोनों का टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। या फिर आप कॉस्ट ले लोगे और लॉस को माइनस कर दोगे तो इन दोनों का नेट भी क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो वो आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। फिर उसने आपने कितनी प्रोग्रेस बिलिंग उसको कर रखी है तो उतना बैलेंस बनकर आ जाएगा कि अमाउंट ड्यू फॉर कस्टमर या ड्यू टू कस्टमर आपका निकल करके आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला स्टैंडर्ड आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये अप्लाई होता है सभी एंटिटीज पे एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्टर वाले के केस में, जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपना धंधा कर रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या है? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश या फिर रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स सर्विस और यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज, जैसे कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। सेल ऑफ गुड्स के केस में आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हो? जब आप गुड्स को ट्रांसफर कर देते हो। ट्रांसफर बोले तो या तो टाइटल ट्रांसफर कर दिए या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए। सर्विसेज के केस में आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर देते हो? आप जब सर्विस परफॉर्म कर देते हो। तो परफॉर्म आप कैसे मेजर करोगे? या तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड लगाओगे या फिर कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड लगाओगे। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड बोले तो कब यूज करोगे? व्हेन टू यूज, व्हेन परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एक्ट। जब परफॉर्मेंस क्या है आपकी एक या एक से ज्यादा एक्ट में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी परफॉर्मेंस एक ही बार में खत्म नहीं हो जाएगी। मेरे को आपको मल्टीपल 3 महीने का कोर्स है हमारा, तो मुझे आपको 3 महीने तक सर्विसेज देनी पड़ेगी, तो मोर देन वन एक्ट। तो उसके केस में आप क्या लगाते हो? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। तो वो आप कैसे मेजर करते हो? आप रिसोर्सेज बेसिस पे मेजर करते हो। मैं कैसे मेजर करूंगा? या तो मैं टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे करूंगा, या मुझे कितने घंटे आपको क्लासेस देनी चाहिए थी, अगर एक क्लास 3 घंटे की है और मैंने इतने घंटे सर्व कर दिए तो वो मैं उसके बेसिस पे करूंगा। फिर दूसरा होता है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड बोले तो आपने किसी के घर जाके मशीनरी इंस्टॉल करनी है, तो आप मशीन इंस्टॉल कराओ, आपका काम खत्म। तो जिसमें एक एक्ट इंक्लूडेड है, तो वो कब यूज करते हो आप? जिसके अंदर परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल एक्ट। और आप इसको कब रिकॉग्नाइज करते हो? जब वो वाला एक्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर सर्विसेज जो है इनडेटर्मिनेट एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं, तो एसएलएम बेसिस पे भी यानी कि टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे भी करी जा सकती है। यूज ऑफ एंटिटी रिसोर्सेज, इंटरेस्ट के केस में आप क्या कब रिकॉग्नाइज करते हो? जब वक्त गुजर जाता है। टाइम पास का मतलब वो वाला टाइम पास नहीं है यहाँ पर, वक्त गुजर जाता है। 1 अप्रैल को लोन लिया, 31 मार्च को ब्याज बुक कर लिया। डिविडेंड कब करते हो? जब राइट एग्जिस्ट करता है। राइट कब एग्जिस्ट करता है? जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है। जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है। बताओ, जब डिविडेंड प्रपोज होता है तो कंपनी कोई ट्रीटमेंट करती है क्या? क्या कोई एंट्री पास होती है? द आंसर इज नो, नो एंट्री। कोई एंट्री पास नहीं होती। रॉयल्टी एग्रीमेंट के बेसिस पे। अच्छा, इन सभी में इसमें इसमें और इसमें आपको ध्यान रखना है अनसर्टेनिटी का, कि अगर आपको कभी भी लगता है कि कंसिडरेशन कलेक्ट ना हो पाएगी, अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन, तो रेवेन्यू का रिकॉग्निशन पोस्टपोन हो जाएगा। हम फिर बाद में रिकॉग्नाइज करेंगे। और जैसे ये ट्रिगर होगा, आपको डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसे कौन से फैक्टर थे जो आपको लगता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ना करवा पाएंगे, वो आपको डिस्क्लोजर भी देना होता है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं रेवेन्यू के, जो हमने डिस्कस करे थे। डिलेड डिलीवरी एट कस्टमर रिक्वेस्ट, अगर कस्टमर ने बोल दिया कि मेरे को अभी नहीं चाहिए, बाद दे दो, उस केस में आप क्या करते हो? गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड। ये 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि गुड्स आइडेंटिफाई होने चाहिए और कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर कस्टमर। नंबर 2, डिलीवरी डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट, बायर ने फोन करके बोला है अभी मत दो और गुड्स आर रेडी टू बी डिलीवर्ड। यदि ये 3 कंडीशन पूरी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर जाओ। अगर गुड्स आपने भेजे हैं लेकिन इंस्टॉलेशन अभी पेंडिंग है, तो जब आप इंस्टॉलेशन करवा दोगे तभी आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। अगर आपने गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे हैं तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज अंटिल गुड्स हैव बीन फाइनली एक्सेप्टेड और टाइम पीरियड एक्सपायर्ड, या फिर आपने जितना भी टाइम पीरियड अप्रूवल के लिए दिया है वो एक्सपायर हो जाए। कंसाइनमेंट बेसिस पे जब वो थर्ड पार्टी को बिक जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी में जब कैश रिसीव हो जाएगा, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बड़ी होती है, कैश नहीं देते, माल रख के भग जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं कैश जब तक आपको रिसीव नहीं होता तब तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सेल एंड रीपरचेज,
सेल एंड रीपर्चेज के अंदर क्या होता है, ये एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर आप लाइबिलिटी लोन की रिकॉग्नाइज करते हो और ये नॉक ऑफ कर देते हो रीपर्चेज डेट पे जब भी आप पेमेंट करते हो। और कोई भी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट होता है। इसका भी क्वेश्चन है आपके आरटीपी या एमटीपी में है, मुझे ये नहीं याद आ रहा किसके अंदर है, लेकिन इसका क्वेश्चन है जिसके अंदर फरवरी और मार्च का ब्याज बुक करना होता है। फिर ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी आपको बतानी है और सर्कमस्टांसेस इन विच रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ये भी आपको बताना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पे आते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये किस पे एप्लीकेबल है, एएस 10 अप्लाई होता है पीपीई पे और बियरर प्लांट पे, लेकिन प्रोड्यूस और बियरर प्लांट पे एप्लीकेबल नहीं होता। डज नॉट अप्लाई टू बायोलॉजिकल एसेट्स एज वेल, माइंस एंड ओर्स। बायोलॉजिकल एसेट्स का मतलब क्या होता है, लाइफ स्टॉक दैट आर कवर्ड, जो लाइफ स्टॉक्स हैं वो अभी कुछ लिमिटेड पर्पज से एएस 10 के अंदर कवर है, जब तक उनके लिए नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बन जाता। फिर बियरर प्लांट का मतलब क्या होता है, जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि यूज होगा उसको इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आप किस लिए इस्तेमाल करोगे बियर प्लांट का, आप आम के पेड़ का इस्तेमाल क्यों करोगे, आम उगाने के लिए और आम बेचने के लिए, पेड़ बेचने के लिए नहीं, आम बेचने के लिए आप इस्तेमाल करोगे। तो पहली कंडीशन ये हो गई। एक्सपेक्टेड टू बियर फॉर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ, वो कम से कम 12 महीने से ज्यादा अब आमों को उगाए आपके लिए। अगर उसने 3 महीने आम उगाए और कहानी खत्म होगी तो पीपी कैसा। फिर उसके बाद आप आम का पेड़ नहीं बेचोगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपने 6 पेड़ लगाए, एक आधा पेड़ खराब निकला है तो आपने एज एन इंसिडेंटल स्क्रैप उसको बेच दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सेप्ट एज एन इंसिडेंटल स्क्रैप। फिर आता है पीपी का मतलब क्या होता है। पीपी का मतलब है, उसके लिए भी 2 कंडीशंस आपको दे रखी हैं। पीपी का मतलब है एसेट्स हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपने प्लांट ले रखा है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एसेट्स ले रखी है, जैसे मैंने आपको सर्विसेज देने के लिए ये टैबलेट ले रखा है, ये कैमरा ले रखा है, ये सेटअप ले रखा है, ये कंप्यूटर ले रखा है, तो ये सब क्या है, ये पीपी है। फिर रेंटल टू अदर। रेंटल टू अदर का मतलब है जैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, या फिर आप, मेरा एक ये काम भी है कि मैं ये स्टूडियो रेंटल पे देता हूँ और लोगों से पैसे लेता हूँ। कल को आपको अगर पढ़ाना हो तो आप मेरे पास आके ये सर्विस अवेल कर सकते हो। तो मैंने ये सारी एसेट्स आप लोगों को रेंट पे देने के लिए रख रखी हैं, तो ये सब क्या है, मेरी पीपी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जो मैं आप लोगों को बिल रेज करूंगा उसके लिए एक लैपटॉप भी ले रखा है, वो मैं रेंट पे नहीं देता, वो मैं खुद यूज करता हूँ, क्योंकि आप मुझसे बिल मांगते हो महीने का कि जीएसटी के साथ बिल दे दो, तो वो मैं उससे बना के आपको प्रिंट निकाल के देता हूँ, और प्रिंटर भी रख रखा है, तो वो भी क्या है, पीपीई है, क्योंकि वो मैंने अपने धंधे के लिए रख रखा है, एडमिन पर्पस के लिए। अच्छा, अगर आपने कोई एसेट रख रखी है सेफ्टी या कंप्लाइंस ऑफ लॉ के लिए, तो भी हम मानते हैं कि कंडीशन नंबर 1 जो है आपकी सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन नंबर 2 क्या है, वही 12 महीने वाली कंडीशन। भाई अगर ये लैपटॉप खरीदा और 6 महीने की उसकी लाइफ है, तो पीपीई कैसा, ध्यान से समझो। आप कोई खर्चा करते हो, मेरी बात सुनो, आप कोई खर्चा करते हो 1 लाख रुपए का, आप उसको अभी रिकॉग्नाइज करोगे पीएनएल में, या उसको टुकड़ों में रिकॉग्नाइज करोगे पीएनएल में, इतनी सी बात है। अगर अभी रिकॉग्नाइज करोगे तो एक्सपेंस है, टुकड़ों में करोगे तो एसेट है, टुकड़ों बोले तो डेप्रीसिएशन। जैसे आप इंश्योरेंस का खर्चा भविष्य, आपने 11वीं क्लास में इंश्योरेंस के खर्चे करते थे कि हमने प्रीपेड इंश्योरेंस दे दिया, तो आप क्या करते थे, उतना पोर्शन जिस जो इस पीरियड में आ रहा है उसे खर्चे में दिखाते थे, बाकी का पोर्शन प्रीपेड इंश्योरेंस में दिखाते थे। क्यों दिखाते थे, क्योंकि उसका बेनिफिट भविष्य में मिलना है। उसी तरीके से पीपीई को क्यों दिखाते हो, क्योंकि बेनिफिट भविष्य में मिलना है। मैंने आज ये सारा सेटअप करा, मुझे पता है कि इसका बेनिफिट मुझे 5 सालों तक 6 सालों तक मिलेगा, तो मैं सारा खर्चा आज ही थोड़ा ना दिखा दूंगा, मैं इसको 5 सालों में बांट दूंगा। अगर सारा बेनिफिट आज ही मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आज ही खत्म हो जाएगी, तो फिर 5 सालों में बांटने का ऑब्जेक्टिव ही क्या है। आई होप मैंने आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करी होगी, आपको समझ भी आई होगी। बाकी हम क्लासेस में इससे डिटेल में करते हैं पीपी का, कि पीपी का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। तो कब रिकॉग्नाइज करते हैं हम पीपी, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी को मिलते हैं और कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, जब आप उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो, और जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आप लोगों को मिलते हैं। इनकी मेजरमेंट कैसे होती है, अगर आपने परचेज करा है तो एट कॉस्ट, कॉस्ट बोले तो परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब वही है जो मैंने आपको एएस 2 में बताया, कि यदि आप कोई एसेट बना रहे हो, इस पे होने वाले सारे खर्चे ऐड करते जाओ जब तक ये एसेट उस कंडीशन तक नहीं पहुंच जाती जैसी आप इसे देखना चाहते हो।
तब तक होने वाले सारे खर्चे इसमें ऐड करते जाओ। एनी कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एज पर मैनेजमेंट इंटेंशन, तो वो सारी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। जब मैं डेस्कटॉप लेने गया था अपना क्लासेस के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोला विंडोज डलवाओगे, विंडोज डलवाओगे तो 2000 रुपए का खर्चा है। मैंने कहा बिना विंडो का मेरा काम हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं होगा, डॉक ओएस होगा, चलाते रहना, कोडिंग करते रहना इसके अंदर। तो मैंने कहा फिर मैं क्या ही करूंगा, आप विंडो डलवानी पड़ी तो 2000 रुपए का खर्चा देना पड़ा। तो वो भी क्या है, वो मेरी सीपीयू की कॉस्ट के अंदर, कंप्यूटर की कॉस्ट के अंदर ऐड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कंप्यूटर को रेडी करने का खर्चा था एज पर इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, मैं हूं यहाँ पे मैनेजमेंट। फिर उसके बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग भी आप ऐड करके चलते हो, इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। फिर सेल्फ, अगर आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट करी है तो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर, वेरिएबल ओवरहेड नॉर्मल पे, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग। कोई भी इंटरनल प्रॉफिट्स है तो उनको इग्नोर कर दोगे, एबनॉर्मल लॉसेस है तो उनको भी आप इग्नोर कर दोगे। अगर आपने एसेट एक्सचेंज में एक्वायर करी है तो आप चेक करोगे क्या कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन। अगर हाँ कमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स रिसीव्ड, विच एवर इज मोर रिलायबल। अगर रिलायबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इस प्रेफरेंस में पहली फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन, दूसरी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स रिसीव्ड, तीसरी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन अप। ये प्रेफरेंस है 1 2 3, ये बुलेट्स नहीं है भाई। पहली प्रेफरेंस किसको दोगे? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन को। कब दोगे? अगर रिलायबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कौन से ज्यादा रिलायबल है। आपको फेयर वैल्यू गिवन है बट फिर रिलायबिलिटी का नहीं पता चल रहा कि कौन सी ज्यादा रिलायबल है, तो पहले फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, दूसरा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव, तीसरा डब्ल्यूडीवी या फिर बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। कब एसेट, जब भी एसेट रेडी टू यूज हो जाती है तो आप कैपिटलाइजेशन छोड़ देते हो, बंद कर देते हो। का मतलब क्या है कि अब ये एसेट उस लोकेशन कंडीशन तक रेडी हो गई जैसी मुझे चाहिए, तो इसके अंदर मैं अब कॉस्ट डालना बंद कर दूंगा। अब इससे क्या आना शुरू होगा? अब इससे मुझे बेनिफिट आना शुरू होगा। उस बेनिफिट की कॉस्ट को मैं कैसे मेजर करूंगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करके। और डेप्रिसिएशन इसलिए बिगिन हो जाता है। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई एसेट अब बन के तैयार होगी, बेनिफिट आ रहा है, इसकी डे टू डे रिप्लेसमेंट की सर्विसेज की कॉस्ट आती है, उसको कहाँ डालोगे? उसको पीएनएल के अंदर डालोगे। अगर कोई मेजर रिपेयर ओवरऑल आ गया, आरटीपी में इसका बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। हमने सितंबर 24 की अटेम्प्ट के लिए जो मैराथन रन करी थी, हमने उसमें भी इसका एग्जाम्पल डिस्कस करा था। और मजे की बात है आरटीपी में भी इसका सवाल आ गया, तो प्लीज उसको जरूर देख के जाना। जब मेजर रिपेयर और ओवरऑल आप कराते हो तो आप उसको पीपी में ऐड कर देते हो उसकी कॉस्ट को, अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है, और डिडक्ट कर देते हो कैरिंग अमाउंट ऑफ अर्लियर पार्ट इन मशीन, पार्ट्स ऑफ रिपेयर और ओवरऑल। अगर कैरिंग अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमिन, तब आपको एस्टिमेट करना होता है यूजिंग करंट कॉस्ट। उस क्वेश्चन में एस्टिमेट किया गया है 5% का इन्फ्लेशन लेते हुए। ठीक। फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन आप या तो कॉस्ट मॉडल पे कर सकते हो, जिसका मतलब है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पे कर सकते हो, जिसका मतलब है कि जो जिस भी दिन आपने रिवैल्यूएशन करी है बैलेंस शीट डेट पे, उस दिन एसेट की वैल्यू क्या आएगी? रिवैल्यूड अमाउंट आएगी। रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग दो तरीके से होती है, ग्रॉस और नेट मेथड पे होती है। ग्रॉस बोले तो कि आपने क्या करा, आपने ये देखा कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज आपने कैसे निकाला? कि जितना आपका इंक्रीज हुआ है एसेट का डिवाइडेड बाय आपकी बुक वैल्यू कितनी थी इंटू 100, ये आपका आ गया परसेंटेज। इससे आपने कॉस्ट भी बढ़ा दी और इससे आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दिया। डिफरेंस आपका क्या आ गया? रिवैल्यूएशन गेन। दूसरा मेथड होता है नेट मेथड। उसके अंदर आप क्या करते हो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नेट कर देते हो कॉस्ट के साथ, तो आपकी नेट बुक वैल्यू जो बचती है उसको फिर आप बढ़ा देते हो थ्रू रिवैल्यूएशन। तो दिस इज कॉल्ड नेट मेथड। रिवैल्यूएशन गेन और लॉस का आप क्या करते हो? इसका चार्ट हम यहां बनाएंगे, वहां से समझ नहीं आएगा। या तो आपने पहली बार रिवैल्यूएशन करा होगा या फिर आपने सबसीक्वेंट करा होगा। अगर पहली बार करा है तो या तो गेन आएगा या फिर लॉस आएगा। अगर गेन आ गया तो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालोगे, लॉस आ गया तो पीएनएल में डाल दोगे। यहां पर अगर आप सब्सिक्वेंट कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम क्या आया था? फर्स्ट टाइम या तो गेन आया होगा या फिर लॉस आया होगा।
अब सेकेंड टाइम क्या आ रहा है, सेकेंड टाइम पे या तो गेन आया है या फिर लॉस आया है, या फिर गेन आया है या फिर लॉस आया है। अगर गेन आया है, पिछली बार भी गेन आया था तो कहाँ डाला होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। ये लॉस कहाँ डाला होगा, पी&एल के अंदर। तो अब भी गेन आया है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो। पिछली बार गेन आया था, रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाला था, अब लॉस आ गया तो क्या करो, रीवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस कर दो और बैलेंस कहाँ डाल दो, बैलेंस डाल दो पी&एल के अंदर। पिछली बार लॉस आया था, पी&एल में डाला था, अब गेन आ गया तो क्या करें, पी&एल में डाल दो जितना लॉस आया था उतना, और बैलेंस कहाँ डाल दो, रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। पिछली बार भी पी&एल में डाला था, लॉस आया था, इस बार फिर से लॉस आ गया तो कहाँ डाल दो, पी&एल के अंदर। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। फिर जब आप डेप्रिसिएशन की बात करते हो तो आपको कब बिगिन करना होता है, जब एसेट रेडी टू यूज हो जाए। डेप्रिसिएशन मेथड जो है आपका पैटर्न ऑफ कंजम्पशन दिखाना चाहिए। पैटर्न ऑफ कंजम्पशन मैंने आपको बताया ना, एसेट का मोटा मोटा मतलब क्या है कि आपने कोई कॉस्ट इनकर करी और आपको भविष्य में बेनिफिट मिलेगा। अब इस बेनिफिट को आप कैसे लोगे, एसेट को कंज्यूम करके। तो जिस तरीके से आप कंज्यूम करोगे, अगर आपको लगता है एट द वेरी बिगिनिंग आप ज्यादा कंजम्पशन करोगे तो डेप्रिसिएशन का मेथड डब्ल्यूडीवी रख देना। अगर आपको लगता है आप इक्वल बेसिस पे कंज्यूम करोगे तो डेप्रिसिएशन का मेथड एसएलएम हो जाएगा। चेंज इन मेथड इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मेथड कौन कौन से हैं, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, यूओपी कैन बी यूज्ड। चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी, जो अभी अभी हमने डीकमीशनिंग लायबिलिटी पढ़ी। डीकमीशनिंग लायबिलिटी बेसिकली होती क्या है कि यदि आपने कोई एसेट खरीदी है और आपको लगता है कि इसकी इकोनॉमिक लाइफ के बाद आपको कोई पर्टिकुलर खर्चा भी करना पड़ सकता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, आपको लगता है भविष्य में खर्चा करना पड़ सकता है, तो इसका प्रोविजन आज ही बना लो। अब ये खर्चा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आप एसेट रेडी कर रहे हो अपनी इंटेंशन के हिसाब से। तो जब तक अब वो एसेट रेडी नहीं हो जाती तब तक आप खर्चा क्या करते हो, ऐड करते हो। दैट्स वाई प्रोविजन का खर्चा आप अपनी एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हो, और ये प्रोविजन को आप अनवाइंड करते रहते हो थ्रू फाइनेंस कॉस्ट। अब आपने तो एस्टिमेट करा था कि हो सकता है 5 सालों के बाद जब एसेट की इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगी तो मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि अगले साल आपको लगे कि नहीं 10 नहीं भाई 12 लगेंगे, और उसके अगले साल आपको लगे 12 नहीं भाई 8 लगेंगे। तो जब उसमें चेंज आएगा तो क्या करेंगे, तो या तो आपने एसेट को कॉस्ट पे रखा होगा या फिर आपने एसेट को रिवैल्यूएशन पे रखा होगा। यदि आपने एसेट को कॉस्ट पे रखा है और लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ने के लिए क्रेडिट करते हैं तो डेबिट किसको कर देना, एसेट को कर देना। लेकिन इंपेयरमेंट जरूर चेक कर देना जब भी आप एसेट के अंदर बेफालतू की कोई चीज ऐड करोगे जिससे उसकी जो एसेट की वैल्यू है लग रहा है कि कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगी। रिवैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा, रिवैल्यूएशन में वो फेयर वैल्यू पे जाता है, यहाँ पे कोई वो फेयर वैल्यू पे थोड़ा ना जा रहा है। इसके अंदर तो बस आप एक खर्चा ऐड कर रहे हो उस एसेट के अंदर, कि आपको लगता है कि आपका एस्टिमेशन चेंज हो गया और आप एसेट के अंदर ऐड कर रहे हो, तो आपको इम्पेयरमेंट चेक करना पड़ता है हमेशा। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज कर दी तो लाइबिलिटी डेबिट कर दी और टू एसेट, तो डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, पी&एल में चला जाएगा। यदि आपने रिवैल्यूएशन पे रखा है और रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है और इंक्रीज हो गया डीकमीशनिंग की लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर दी और सेट ऑफ कहाँ से करा दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व से, और डिफरेंस कहाँ चला गया, पी&एल अकाउंट के अंदर। और अगर मान लो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी डेबिट कर दी और कहाँ ले गए, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने कहाँ डाला होगा, पी&एल के अंदर डाला होगा। लॉस हो गया होगा तभी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आ रहा, तो आपका लॉस आया होगा तो पी&एल में डाला होगा। और अब लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी बढ़ा दी और कहां डाल दिया, पी&एल में डाल दिया। अब लाइबिलिटी कम हो गई तो लाइबिलिटी कम कर दी, क्रेडिट कहां कर दिया, पी&एल में। लेकिन सारा अमाउंट पी&एल में नहीं डाल सकते, ओनली टू द एक्सटेंट जितना आपने लॉसेस पी&एल में डेबिट कर रखे हैं। अगर उसके बाद भी बैलेंस बचता है तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। किसी भी केस में एसेट की वैल्यू उसकी कॉस्ट से ज्यादा, उसकी उस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती जो हम डिराइव करते हैं अगर हम उसको कॉस्ट पे मेजर करते तो। जब भी आप एसेट को रिटायर करते हो, तो रिटायर या फिर हेल्ड फॉर डिस्पोजल, तो उसको आप कैसे मेजर करते हो, कैरिंग अमाउंट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कोई भी डिफरेंस आता है तो कहाँ चला जाता है, पी&एल के अंदर चला जाता है। डिस्क्लोजर्स आपको क्या क्या देने होते हैं, डिस्क्लोजर लाइफ का डिस्क्लोजर देना होता है। अगर वो लाइफ शेड्यूल टू, लाइफ बोले तो कंपनी की लाइफ नहीं, एसेट की लाइफ। अगर एसेट की लाइफ शेड्यूल टू टू द कंपनीज एक्ट के अंदर लाइफ गिवन है कि इस एसेट की इतनी लाइफ लेनी है, अगर आपने उससे अलग लाइफ ली है तो फैक्ट और रीजन आपको डिस्क्लोज करके चलना होता है। डेप्रिसिएशन का मेथड, मेजरमेंट का बेसिस और रिकंसिलिएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको देना होता है। भाई ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक कितना था, एडिशन डिलीशन, क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, एडिशन डिलीशन, एनी अदर एडजस्टमेंट जैसे रिवैल्यूएशन के थ्रू आ सकती है।
और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट ब्लॉक। ठीक, तो पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव AS 10 तक हमारा समाप्त हुआ। AS 3 हमने छोड़ दिया क्योंकि वो ऐसे हो भी नहीं सकता था। ठीक, तो हमने अपना पार्ट 1 का जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के अंदर। तो अलविदा लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपको ये सेशंस पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रेगुलरली लाइव आते रहते हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए जिसको हम लाइव आके डिस्कस करें आप लोगों के साथ, आपके डाउट लेके और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन लेके। तो बाय बाय, टाटा एंड गुड।